तो आज हम पढ़ेंगे अपथ्रस्ट कि अपथ्रस्ट होता क्या है। ये एक छोटी सी आपके पास डेरिवेशन है फोर्स की जो कि मैंने आपको करानी है, आपने इसे ज़रूर देखना है। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अपथ्रस्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। भाई देखो, अपथ्रस्ट को जो है वो आप बायोएंसी भी कहते हो या बायोएंट फोर्स, ये भी अपथ्रस्ट को ही कहा जाता है। तो अगर कहीं पर आपको बायोएंसी लिखी भी मिल जाए या अपथ्रस्ट लिखा हुआ मिल जाए या बायोएंट फोर्स मिल जाए तो इसका मतलब है कि एक ही चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अब अपथ्रस्ट आता कब है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जब भी आप जो है वो किसी चीज़ को पानी में डालते हो या जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हो तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाता है। उस अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट कहा जाता है, या आप उसे बायोएंसी भी कह सकते हो या बायोएंट फोर्स भी कह सकते हो। अब ये होता किस तरह से, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप स्विमिंग करने गए समंदर में या स्विमिंग पूल में, आपने जम लगाई पानी के अंदर, आप देखते हो कि कोई चीज़ है जो आपको मुकम्मल तौर पे डूबने नहीं दे रही, यानी पानी में डुबो नहीं रही है, ऊपर की तरफ रख रही है। तो वो जो फोर्स आप महसूस करते हो ना स्विमिंग पूल में जाकर, वो ही फोर्स होती है अपथ्रस्ट या बायोएंसी या बायोएंट फोर्स। अब ज़रा इसको मज़ीद अच्छी तरीके से समझते हैं, इसकी डेरिवेशन भी करते हैं इंशाल्लाह। देखो, समझ लो ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये एक स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो एक इंसान तैर रहा है, एक इंसान तैर रहा है। ये एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर एक इंसान तैर रहा है। अब वो इंसान यहाँ पर तैर रहा है, यहाँ पर तैर रहा है। तो ये पूरा पानी भरा हुआ है स्विमिंग पूल में। भाई बेशक स्विमिंग पूल है तो पानी तो होगा ही ना, खाली स्विमिंग पूल में कूदेगा तो वो तो ज़मीन से टकराएगा जाके। अच्छा, अब एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ उसको रोक रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है या ऊपर की तरफ लग रही है। तो उस फोर्स को आप क्या कहोगे, उस फोर्स को आप कहोगे मेरे भाई अपथ्रस्ट कहोगे, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज, अपथ्रस्ट को आप क्या कह सकते हो, अपथ्रस्ट इज ऑल्सो, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, ऑल्सो नॉन एज बायोएंट, BUOYANT, बायोएंट फोर्स या बायोएंसी भी आप कह सकते हो, बायोएंसी, ठीक है। अच्छा, अब एक मज़े की बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप पानी में होगे तो आपका कोई रिजल्टेंट नहीं होगा, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी, ठीक है। आपने पढ़ा है ना नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगी जब आप पानी में होगे। उस नॉर्मल फोर्स की जगह आपके पास क्या होगा, अपथ्रस्ट होगा। याद रखना, यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि अपथ्रस्ट जो है ना वो सिर्फ लिक्विड में नहीं होता, बल्कि वो हर किस्म के फ्लूइड में हो रहा होता है। यानी अपथ्रस्ट आपको गैस में भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिख लो कि अपथ्रस्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस। भाई देखो, गैस भी तो फ्लूइड है ना, गैस भी तो फ्लूइड है। जब लिक्विड में अपथ्रस्ट है तो इसी तरह से गैस में भी आपके पास अपथ्रस्ट होगा और आपको वहाँ पर अपथ्रस्ट महसूस होगा। ये बात समझ में आ गई। अब एक और मेरी बात सुनो कि जो आपके पास अपथ्रस्ट है इसका यूनिट न्यूटन होगा। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट एक फोर्स है। अपथ्रस्ट आपके पास क्या है, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स। तो जब ये फोर्स है तो यूनिट क्या होगा एसआई में, न्यूटन, और दूसरे सिस्टम में वही यूनिट्स होंगे जो उस सिस्टम में आते हैं। अच्छा, अब मेरी एक और बात सुनो, अगर आपके पास डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है, आर्किमिड प्रिंसिपल पढ़ा था, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। तो आर्किमिड्स प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि आपके पास, मतलब उस प्रिंसिपल में ये कहा गया था कि अगर आप किसी फ्लूइड में हो तो आपके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगेगा, तो ये वही अपथ्रस्ट है। अच्छा, अब इस अपथ्रस्ट को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, कैसे करोगे? इस अपथ्रस्ट को आप कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हो कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट के आने के बाद, उस पानी का जो वेट होगा वही अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी। मैं बहुत आसान कर देता हूँ इसको ज़रा। यहाँ पर देखो, ये आपका क्या था, एक कंटेनर था। इस कंटेनर में यहाँ तक पानी है और ये 2 मीटर तक भरा हुआ था। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक बॉल को इस कंटेनर के अंदर डाल दिया
तो आपके कंटेनर में डालने की वजह से पानी 2 मीटर से 3 मीटर पे चला गया। तो ये जो 1 मीटर में पानी मौजूद है, यहाँ पर आपके पास बॉल आ गई, ठीक है, ये बॉल आ गई, ये आपकी बॉल आ गई, ये आपकी बॉल आ गई। तो ये जो 1 मीटर में पानी मौजूद है, इस पानी का अगर आप वेट कर लोगे, फॉर एग्जांपल पानी का वेट आया आपके पास 5 न्यूटन, तो अब थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी, अच्छा अब थ्रस्ट को कैसे लिखा जाता है फोर्स की फॉर्म में, TRUST थ्रस्ट। तो अब थ्रस्ट की वैल्यू भी 5 न्यूटन होगी। बहुत सिंपल बात करिए, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं। देखो पानी कितना था, 2 मीटर, यानी पानी की हाइट कितनी थी, 2 मीटर हाइट थी। आपने बॉल डाला, पानी ऊपर आएगा। सुनिए ना वो कौवे की कहानी, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, फिर उस कौवे ने जग में कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया। तो कौवे ने क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, ये अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। मतलब वो जो कंकड़ थे उसके ऊपर अब थ्रस्ट लग रहा था, लेकिन वो भारी थे तो इसलिए वो नीचे चले गए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी। अभी मैं ये एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, तो जब पानी में आपने कोई चीज़ डाली तो पानी ऊपर की तरफ आया। अब जितना पानी डिस्प्लेस हुआ 2 से 3 मीटर के दरमियान, पहले 2 मीटर इसकी एक्चुअल हाइट थी बगैर ऑब्जेक्ट के, लेकिन ऑब्जेक्ट डालने के बाद 3 मीटर हो गई है। तो अगर आप ये जो 2 से 1 मीटर के दरमियान की हाइट है जो कि 1 मीटर बन रही है, इसमें जो पानी मौजूद है इसको उठाओ, जो भी पानी है उसको निकालो, उसका वेट कर लो, वेट आया उसका 5 न्यूटन, तो अब थ्रस्ट की वैल्यू भी 5 न्यूटन आ गई। बात सिंपल है। अब मेरी बात, अगर आप चाहते हो कि आप कभी भी समंदर में ना डूबो, तो एक कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जितना डेंसर पानी है उतना ही डेंसर अगर आप भी हो जाओ तो आप कभी भी समंदर में नहीं डूबोगे, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सॉलिड ऑब्जेक्ट हमेशा ज़्यादा डेंसिटी वाला रहता है। ये चीज़ मैंने आपको आर्किमेड प्रिंसिपल में सिखा दी है, तो आप लिखना आर्किमेड प्रिंसिपल, एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर बॉल की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल पानी की डेंसिटी आपके पास है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी है। और इतनी ही डेंसिटी हो जाए आपके पास ऑब्जेक्ट की भी, ये किसकी डेंसिटी हो गई, वाटर डेंसिटी, ये वाटर की डेंसिटी है। और इतनी ही डेंसिटी हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि एक बॉल ले लो, बॉल BALL बॉल डेंसिटी, तो फिर आपकी जो बॉल है वो कभी भी पानी में नहीं डूबेगी, वो हमेशा पानी में तैरती रहेगी। आपने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर देखा होगा कि अगर आप पानी के अंदर बहुत ज़्यादा नमक मिला दो तो पानी डेंस्ड हो जाता है। ऐसे जो समंदर होते हैं इन्हें कहा जाता है डेड सी। डेड सी क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज़ डूबती ही नहीं है, तैरती रहती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नमक डालने से पानी की डेंसिटी बढ़ती है। पानी की डेंसिटी बढ़ने की वजह से ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो करीब करीब पानी की डेंसिटी हो जाती है। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट पानी में डूबने के बजाय तैरता रहता है। तो अगर आपकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी सेम हो गई तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी नहीं डूबेगा। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकलता है? मास अपॉन वॉल्यूम, याद रखना। अब करते हैं छोटी सी डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात सुनो, अब थ्रस्ट आती क्यों है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता, आज से आपको ये बात पता होगी। अब थ्रस्ट आती है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। क्यों? ये एक समंदर है, सी है, ये समंदर का सरफेस है और ये समंदर में पानी है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम होगा, जो कि मैं PI कह रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रेशर है मैं उसे PF कह रहा हूँ। इन दोनों प्रेशर के दरमियान का डिफरेंस होगा डेल्टा P। बात सही कर रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा भाई? देखो, प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से आपके पास एक चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ अब थ्रस्ट होगी। ये देखो इस तरफ आ जाएगी, समझ लो ये बॉल है, इस बॉल पे ये लग रही है फोर्स, तो ये हो गई आपकी अब थ्रस्ट। बात नहीं समझ में आई होगी, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, जब आप वाटर के सरफेस पर हो तो यानी आप ऊपर की तरफ हो, वहाँ पर पानी कम है, सरफेस पर पानी कम है, तो आपको कम प्रेशर महसूस हो रहा होगा। इसी तरह से आप पानी के बहुत अंदर चले जाओ, बहुत डीप में चले जाओ, वहाँ पर प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा पानी आपके ऊपर है
वो सारा पानी आपको नीचे एक प्रेशर लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा आप पे, एक फोर्स आपको महसूस हो रही होगी जो कि आपके एरिया पे लग रही होगी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बनेगा मेरे भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया बनेगा आपका प्रेशर। तो इसीलिए ऊपर वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेशर कम होता है, किसी भी समुद्र में चले जाओ कम ही मिलेगा, लेकिन किसी भी समुद्र में चले जाओ सरफेस पे जो मतलब वाटर की जो डेप्थ होती है ना, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। ज़रा यहाँ पर देखो, बायोजेंट फोर्स या अपथ्रस्ट, या मैं लिख देता हूँ बायोजेंट फोर्स। तो क्या लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लो, इट इज़ द फोर्स, ये एक फोर्स है, एग्जैक्ट अपवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ऊपर की तरफ लगती है ऑब्जेक्ट पर। कब? जब आप ऑब्जेक्ट को डिबो देते हो मेरे भाई लिक्विड में या फ्लूइड में। फ्लूइड का वर्ड बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है, गैस भी हो सकती है, गैस में भी अपथ्रस्ट होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, उस वाटर के डिस्प्लेस होने वाला, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है उस ऑब्जेक्ट के डालने की वजह से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उस डिस्प्लेस हुए वाटर के वेट के बराबर ये बराबर होगी। यही बात मैं बहुत सिंपल वर्डिंग में समझा चुका हूँ जो लिखी हुई है यहाँ पे। अब ज़रा न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया है कि अपथ्रस्ट जो है हमारे पास किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट हमारे पास इक्वल होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर बात समझ में आ गई, ये उस चीज़ के लिए जब आप मतलब पानी में किसी चीज़ को डाल रहे हो, मतलब कम पानी है आपके पास, लेकिन अब आप समंदर में हो, वहाँ भी तो आपको अपथ्रस्ट निकालनी है, या अपथ्रस्ट वहाँ कैसे आए ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी लिख दिया। अपथ्रस्ट किसके बराबर आएगी? चेंज इन प्रेशर। अब ज़रा यहाँ पे देखो, और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, या फिर ये लिख लो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू डेल्टा पी और ए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। मैंने समझा दिया डेल्टा पी कैसे, कि आपने जब किसी चीज़ को डाला डेप्थ में तो प्रेशर ज़्यादा है, आपने किसी चीज़ को डाला सरफेस पर तो प्रेशर कम है। प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से एक आपके पास फ्लो आएगा, यानी एक फोर्स आएगी जो कि आप पे लगेगी, जो कि आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगी। प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, ऊपर प्रेशर कम है तो लो पोटेंशियल होगा। ठीक, अब ये लो और हाई का चक्कर समझ लेना। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आया? डेल्टा पी इक्वल टू एफ ए। कोई गलत बात मैंने नहीं करी, ठीक है, सही है। तो डेल्टा पी ए इक्वल टू एफ, गलत बात नहीं करी, इससे मुराद है कि ये ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। आप सोच रहे हो पता नहीं क्या गलत बोल दिया। अच्छा, अब तो ये आ गया, ये जो फोर्स है ना, यहाँ पर जो ये फोर्स है ये थ्रस्ट है। याद रखना ये डेल्टा पी बहुत अहम है, इसको नहीं नेगलेक्ट करना। इसको अगर नहीं लिखोगे और मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं नंबर काट लूँगा भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला अलग है, अब एक जैसा कैसे करोगे? देखो कोई मुश्किल नहीं है, दोबारा प्रेशर का फार्मूला यूज़ करो। हेयर वी यूज़ प्रेशर फार्मूला। अब प्रेशर का क्या फार्मूला रहता है? प्रेशर का फार्मूला रहता है P इक्वल टू, डेल्टा P नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ P लिख रहा हूँ। P इक्वल टू, बल्कि डेल्टा P लिख दो ना, डेल्टा P इक्वल टू F अपॉन A। देखो भाई यहाँ पर जो बात कही है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाओ कि आपके पास जो ये अपथ्रस्ट फोर्स है किसके बराबर होगी? वो पानी के जो डिस्प्लेस हुआ है उस पानी के वेट के। तो यानी ये बात तो मैंने यहीं पे लिख दी थी ना कि F इज इक्वल टू W के बराबर है, ये बात यहीं पे लिख दी थी मैंने। तो अब इस W को पुट कर दो ऊपर, पुट W अबव, यहाँ लिख दो पुट F अबव, पुट को F को अब ऊपर पुट करो। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका W और ये आ गया आपका A, ठीक है। कोई मसला कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। अच्छा अब देखो वहाँ से जगह ख़त्म हो गई तो यहाँ पर आ जाऊँगा मैं, ये लिख लेना अपने पास, ठीक है। सब कुछ जैसे लिखता हूँ ना वैसे कर लिया करो, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब आपको तो पता है भाई W किसके बराबर होता है? mg के, तो पुट कर दो वहाँ पर। तो डेल्टा P इक्वल टू mg, क्या आ रहा है आपके पास? A। अच्छा यही बात है ना, कोई गलत बात तो नहीं करी ना, यही बात करी ना, ठीक है सही है। अच्छा हेयर
वी यूज़, इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो और इसको इक्वेशन 1 कर लो। इसको भी हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना होगा। तो हेयर वी यूज़ डेंसिटी फार्मूला। आप बोल रहे होगे सर लंबी हो रही है बात, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना कि फार्मूला आया कैसे है। तो ये मैंने ड्रैग भी तो कराना पड़ेगा। तो डेंसिटी किसके बराबर रहती है मेरे भाइयों? रॉ अपॉन एम, रॉ इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो रॉ को वी के साथ रख दो और एम, पुट एम इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू एम की जगह क्या आ गया? रॉ वी और जी, और यहाँ क्या आ गया? ए। ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे बनता है? सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि वॉल्यूम हमारे पास बनता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसा ही है ना। अब यहाँ पर हाइट में डेल्टा एच लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हाइट एच आई और एच एफ के दरमियान ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इस आई को डेल्टा एच लिखूंगा। समझ गए ना क्यों लिखा जा रहा है डेल्टा एच? क्योंकि हाइट जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पूरी बात लिखी हुई है आपके सामने। तो भाई ये जो आपके पास आया है वी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डेल्टा एच, इसको ऊपर पुट कर दो। तो ये आ गया आपका P इक्वल टू डेंसिटी, और ये हो गया आपका A, और ये हो गया डेल्टा एच, और ये हो गया G, और ये हो गया आपका नीचे भी A से A कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? डेल्टा P इक्वल टू डेंसिटी डेल्टा H और G। ठीक है, ये बच गया। अब इस चीज़ को इक्वेशन नंबर A में पुट कर दो। इक्वेशन A कह रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इसे रिमूव करना होगा ताकि आपको यहाँ पे लिख के मैं बात समझा सकूँ। तो आई होप आपको ये अच्छा समझ में आ रहा हूँ। मैंने पूरा डिटेल में इसको जाके करा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुट डेल्टा P इन इक्वेशन A। तो इक्वेशन A में पुट करने से क्या हो गया? ये आपके पास F थ्रस्ट, पहले लिख दिया मैंने TRUST, F थ्रस्ट इक्वल टू डेल्टा P किसके बराबर आया? रॉ डेल्टा H G, और A आपके पास है तो A आ गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ को कैंसिल किया, और वो चीज़ क्या थी? देखो, मैं A को यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके भी कैंसिल कर सकता था, वो भी ठीक था, लेकिन ये डेल्टा H क्यों आया ये समझाना था। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, और आपको ये वाला हिस्सा भी दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे करके लिखा। तो एक आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसका, या फिर आपको ये पता है कि V किसके बराबर होता है? डेल्टा H मल्टीप्लाई बाय A। तो यहाँ V पुट कर दो इसकी जगह पे। रॉ G पहले लिखा हुआ है। अच्छा, माइनस क्यों आ रहा है ये मैं अभी बता देता हूँ। G और डेल्टा H और A आपका मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? F थ्रस्ट इक्वल टू रॉ G डेल्टा H और A, ठीक है। इसको साथ लग दिया तो ये V के बराबर है। अब माइनस G इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फोर्स ना ऊपर की तरफ लगती है, तो इसमें ग्रेविटी नीचे के बजाय ऊपर की तरफ होती है, तो इसीलिए इसमें माइनस साइन आता है। तो ये था आपका इसकी छोटी सी डेरिवेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ को डायरेक्ट अगर इधर पुट करते तो भी आंसर आपका यही आना था, लेकिन ये डेल्टा H कैसे आया ये समझ नहीं आता। इस ही चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक दो स्टेप्स को ज़्यादा किया ताकि मैं डेल्टा H समझा सकूं कैसे आ रहा है। तो अगर समझ नहीं आई हो बात पूछ लेना, मैं बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, इसके सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस देख लो। मैंने बता दिया ना कि लिखवा दिया था कि बायोएंट फोर्स, बायोएंसी या अपथ्रस्ट ये सब एक ही हैं, और ये आपके पास जो है वो डेंसिटी है, और ये आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड।
ठीक है, मोर फ्लूइड, FLUID। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। एक मैं छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ जो यहाँ पर लिखी हुई है, डेंसिटी से रिलेटेड मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी सेम हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं डूबेगा, और ये चीज़ आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ इज़ द वेट ऑफ एन डिस्प्लेस फ्लूइड रिलेट टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। तो कैसे जो है वो एक फ्लूइड जो कि डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट और अपथ्रस्ट आपस में कैसे रिलेट करता है। तो इसका मैं आंसर चला दूंगा, और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपके ऑब्जेक्ट डालने की वजह से ही वो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, तो इसीलिए वो फ्लूइड जितना भी डिस्प्लेस हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की वजह से है। तो अगर उसका वेट निकाल लोगे तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला अपथ्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, हाउ डू सबमरीन्स एंड हॉट एयर बलून टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिड्स थ्योरी इन देयर डिज़ाइन एंड ऑपरेशन। तो आर्किमिड्स तो ये कह रहे थे ना कि किसी भी चीज़ को पानी में डालोगे तो उस पर एक अपथ्रस्ट लगेगा जो उसे ऊपर ले आएगा, लेकिन आप बलून को पानी में डालो वो डूबता ही नहीं है, और इसी तरह से आप सबमरीन को पानी में डालो वो नहीं डूब रही। वजह क्या है कि सबमरीन में ना पीछे पानी भर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वो मज़ीद भारी हो जाती है, उसका वेट बहुत बढ़ जाता है। तो वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपथ्रस्ट फोर्स कम हो जाती है और ऑब्जेक्ट डूब जाता है। और बलून इतना हल्का होता है कि उस पर अपथ्रस्ट इतनी ज़्यादा लगती है कि वो डूब ही नहीं पाता, ऊपर की तरफ ही लगा रहता है उस पर। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर ना समझ में आओ तो पूछना, मैं बता दूंगा। इसको लिख लेना अपने पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी गेम की दुआओं में ज़रूर याद रखना।